you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. So hello guys, my name is Aditya Shivhare and welcome to my channel Reality Talks. तो यार आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स जिससे हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यार बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या अकाउंट्स डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो यार मैं ये बोलूँगा डिफ़िकल्ट तो नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है हाँ, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो टू जर्नल एंट्रीज, टू लेजर, टू फाइनल अकाउंट्स तो यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन अगर डायरेक्टली सागर में जाओगे तो डूब जाओगे। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यार दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि थ्योरी पढ़ते समय थोड़ी सी बोरियत तो होती है। तो यार उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको इस वीडियो के बीच में थोड़े से क्वेश्चंस पुट करूँगा, ठीक है, आपके ऊपर थ्रो करूँगा। आपको उसके आंसर्स अपने रजिस्टर में लिख लेने हैं। अगर आपसे बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं आप फिर से वीडियो देखो या फिर मेरे इंस्टा के पेज पर जाकर सारे आंसर्स को देख लो, तो आपको सब बन जाएगा, ठीक है। तो चले यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि जो अकाउंट्स है उसको बनाया किसने। तो अकाउंट्स बनाया था ल्यूको पैकियोली ने। ये जो ल्यूको पैकियोली थे ये एक्चुअली रोमन गवर्नमेंट के थे, वहाँ पर ये काम करते थे शायद। तो वहाँ पर जो थे इन्होंने अकाउंट्स को बनाया फॉर रोमन गवर्नमेंट, ठीक है। अब यार अकाउंट्स क्यों बनाना पड़ा, मतलब अकाउंट्स को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है, आज हर बिजनेस में अकाउंटिंग होती है, तो वो क्यों होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अकाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो बहुत ही ज़्यादा काम को आसान कर देता है। कैसे, अब यार आपने एक दुकान खोली, ठीक है, आपकी एक बहुत अच्छी शॉप है, आपने शॉप खोली और वहाँ पर यार एक जन आया और उसने आपसे बोला कि चीज़ें जो हैं मुझे क्रेडिट पे दो, क्रेडिट यानी कि उधार पे दे दो। आपने उसको 1000 की चीज़ जो है क्रेडिट पे दे दी यार। अब जैसे ही आपने उसको क्रेडिट पे सामान दिया, परसों आपने उससे बोला कि यार पैसे तो वापस कर दो, 1000 रुपये तो वापस कर दो। उसने यार आपको मना कर दिया, कह दिया कि ऐसा तो कुछ है नहीं। तब आप क्या करोगे। तो इस टाइम पर अकाउंट्स बहुत काम आता है। क्यों, क्योंकि आप हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो। आप हर चीज़ को रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास एक सिस्टमैटिक वे में रहेगा कि हाँ मैंने इससे इतनी उधारी करी है, इससे ये काम किया है, मेरे इतने ट्रांजैक्शंस हुए। आप ये भी देख सकते हो कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, कि इस महीने मेरी सेल्स इतनी ज़्यादा हुई थी, इस महीने इतनी कम हुई है। तो यार ये चीज़ होती है, ये जो मेन चीज़ होती है अकाउंट्स की, कि वो रिकॉर्ड करता है इन अ सिस्टमैटिक वे, कि आप हर चीज़ से डेटा को एनालाइज कर सकते हो, जो भी डेटा आपने रिकॉर्ड किया है। अब यार बात यह जाती है कि यार ये ट्रांजैक्शन क्या होता है। यार ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन बहुत वर्ड आता है, हर हमेशा कहते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, करोड़ों के ट्रांजैक्शंस सुना होगा आपने। तो देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व हो, जो भी काम में, जो भी एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, यार उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो, आप किसी को सैलरी दे रहे हो, आप किसी को रेंट दे रहे हो, तो यार उसको मैं बोलूँगा कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि अकाउंट्स क्या होता है। तो सिंपली व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इट इज़ कॉल्ड एज अकाउंटेंसी या फिर अकाउंट्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यार बात आ जाती है कैपिटल की। तो आपने कैपिटल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो कैपिटल सुना भी होगा बहुत बार। तो देखो जब भी हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमको इनिशियली पैसा चाहिए होता है, ठीक है। हमको बिल्डिंग खरीदना है, हमको एसेट्स खरीदना है। एसेट यानी कि जो भी चीज़ें लगती हैं बिजनेस की, कंप्यूटर हो गया, ये सब हो गया, बिल्डिंग खुद एक एसेट है। तो यार ये सब चीज़ें, जो भी मशीनरी खरीदना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, अपनी बिल्डिंग खरीदना है, तो इन सब के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये हमेशा मनी जो इन्वेस्ट करते हैं हम बिजनेस में, यार इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं और नेटवर्थ भी बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, 12 तक काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यार ये जो है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ कैश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एसेट में भी। कैश मतलब क्या, मैंने डायरेक्टली 50,000 कैश लिया, मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया। अब जो भी काम में आ रहा है, समझ लो एक मशीन खरीदना है, मैंने उस 50,000 से मशीन खरीद दी। अब क्या हुआ, दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ, डायरेक्टली अपने घर से मेरा कंप्यूटर है जो कि 50,000 का है, मैंने उसको उठाया और बिजनेस में लगा दिया। यानी कि बिजनेस में अब वो कंप्यूटर काम कर रहा है, तो ये क्या करा, मैंने एक एसेट को इन्वेस्ट कर दिया।
बात समझ में आई, एक चीज़ को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैपिटल है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी इन्वेस्ट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट भी इन्वेस्ट होता है। एसेट के बारे में और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब यार यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि ड्राइंग्स क्या होता है। तो कैपिटल का जस्ट उल्टा, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा लगाना, ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकाल लेना। आप अपने बिजनेस से कैश या कोई सा एसेट अगर विड्रॉ कर लेते हो तो मैं उसको बोलूँगा क्या, आपने ड्राइंग्स करी है। यानी कि आपने समझ ली 50,000 जो है, आपको कोई भी काम था, आपको समझ लीजिए आपकी भाई की शादी आ गई एकदम से, आपने क्या किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए 50,000 रुपये निकाल लिए, 50,000 निकाल लिया बिजनेस से। तो मैं क्या कहूँगा, आपने ड्राइंग्स करी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो मैं अकाउंट्स में क्या लिखूँगा, कैश और 50,000 ड्राइंग्स, ऐसा लिख दूँगा। अगर आपने एसेट निकाला, यानी कि समझ लीजिए आपने क्या किया, कोई भी कंप्यूटर रखा था, वही कंप्यूटर जो आपने 50,000 का लगाया था वही निकाल लिया आपने, अपने घर पे रख लिया पर्सनल यूज़ के लिए, आपको कुछ भी पर्सनल काम करना था, आपने क्या किया, इसमें एसेट को विड्रॉ कर लिया। समझ में आई बात। तो वो 50,000 इन द फॉर्म ऑफ एसेट आपने निकाला, तो वो ऐसा आप रिकॉर्ड कर दें। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपको बस अभी बेसिक चीज़ें समझने जाता है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। अभी यार यहाँ पर साइड में मैंने एक चीज़ लिखी है कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होती है, यानी कि, और इसका मतलब क्या होता है यार, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने का मतलब क्या है कि हम बिजनेस के लिए अलग अकाउंटिंग करेंगे और हम बिजनेसमैन के लिए अलग अकाउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हो और आपका एक बिजनेस है, समझ लीजिए आपका एक मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, तो आपकी जो कंपनी है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको मैं अलग रिकॉर्ड करूंगा। यानी कि बिज़नेस ने कुछ भी चीज़ एक्वायर किया, कोई भी बिल्डिंग खरीदी अपने बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हैं, वो अलग आप रिकॉर्ड करोगे। और आपके जो पर्सनल खर्चे हैं, कि समझ लीजिए आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया, आपके उसके एजुकेशन के लिए खर्च किया, आपने अपने लिए क्लोथ्स खरीद के लेके आए, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कपड़े खरीदे हैं तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड है। तो बात समझ में आई। तो बिज़नेस खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एंटिटी। कि भले ही वो आर्टिफिशियल है, वो चल नहीं सकता, लेकिन वो एक खुद में एक लीगल एंटिटी है, वो खुद में एक चीज़ है, राइट। इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमको हर चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यार बात तो आ जाती है कि एसेट क्या होता है। देखो एसेट क्या होता है समझना पड़ेगा भाई। एसेट जो होता है वो होती है क्वालिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कहीं भी जाएगा तो वो कहेगा क्या, मेरे पास इतने सारे एसेट्स हैं। इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं दूसरों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दूसरों की केयर करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर बिज़नेस क्या बोलेगा कि मेरे पास 60,000 लोग काम करते हैं मेरे यहाँ पर, मेरे 2-4 मेरी सब्सिडीज़ हैं एंड मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास इतनी करोड़ की मशीनरी है, वो ऐसा बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी बिज़नेस एक्वायर करता है, जो भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर करता है, ठीक है, मैं उसको बोलूँगा एसेट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग हो गई, आपकी मशीनरी हो गई, आपकी डस्टर हो गया, चौक हो गया, ऑफिस में रखी टेबल हो गई, जो भी बिजनेस के पास है उसको मैं बोलूँगा एसेट। अब क्या होता है, ये जो एसेट्स होते हैं जब भी आप इसको फ्यूचर में सेल आउट करोगे, अगर आपकी बिल्डिंग आप फ्यूचर में सेल करोगे तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा, तो इनकी एक रीसेल वैल्यू ज़रूर होती है, ये चीज़ याद रखना। अब यार क्या हो जाता है कि ये जो बिजनेस में जो एसेट होते हैं, इसमें एसेट को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे। तो यार अगर आपके पास कोई भी एसेट आपने खरीदा है फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि आप उसको 1 साल से ज़्यादा तक रखोगे, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन खरीदा और अगले दिन जाके सेल आउट कर दिया, नहीं, आप उसको कम से कम 5 साल 10 साल या फिर जब तक आपका बिजनेस है यार 20 साल 40 साल तक रखोगे, बिल्कुल रखोगे उस बिल्डिंग को, ऐसा नहीं कि अगले दिन सेल कर दोगे, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा जो भी चीज़ 1 साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस के पास रहती है उसको मैं बोलता हूँ नॉन करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स। अब बात ये हो जाती है कि इसको हम कभी भी रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते हैं, हम हमेशा इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं ताकि ये हमारे बिजनेस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट्स में भी यार 2 चीज़ आ जाती हैं, एक आता है टैंजिबल एसेट्स और एक आता है
इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो जो भी एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनका एक फिजिकल फॉर्म होता है, तो यार उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। इसमें आ जाता है अपना कंप्यूटर, फर्नीचर, बोर्ड, मार्कर, मशीनरी, जो भी चीज़ें हैं सब आ जाती हैं, ठीक है। अब यार इसी के साथ आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते। फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये कैसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सर कंप्यूटर है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर भी तो बिजनेस का है ना, बिजनेस का सॉफ्टवेयर है, कोई और सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, ये इसको आप छू नहीं सकते, तो दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट। और क्या हो जाता है, अपने ट्रेडमार्क हो गई, आपकी गुडविल हो गई। ट्रेडमार्क जो पीछे पैकेट की, आप कोई भी पैकेट देखना प्रोडक्ट, उसमें आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। और गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है इज्जत। क्या होती है, इज्जत। किसी भी जो बिजनेस होता है उसकी रेप्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि उसको हम खरीदते ही हैं ताकि हम उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकें। कैश में जिस भी चीज़ को हम इजीली जिस भी चीज़ को हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से सुनो, जिस भी सामान को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको हम एक तरीके से बोलते हैं ये दिस इज़ वेरी लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, बहुत जल्दी लिक्विडिटी होती है, यानी कि बहुत जल्दी गीला हो जाता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली हम इसको ही बोलते हैं कि जो भी चीज़ बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम बोलते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा लिक्विड है, इट इज़ वेरी लिक्विड। ये मैं आपको थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट भी समझाता जा रहा हूँ, जो कि आगे आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो कि बहुत जल्दी लिक्विड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी होती है इनकी, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है। जब भी मैं आपके सामने लॉन्ग टर्म पीरियड कहूँगा, आप समझोगे मोर देन 1 ईयर। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये 1 साल से कम के लिए है, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के 5 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 हो गए, एक हो गया ट्रेडमार्क, एक हो गया इन दोनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। बात समझ में आई। जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन में लिख दी है। चलो यार, तो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम लाइबिलिटीज़ की, कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है। देखो, लाइबिलिटीज़ जो होता है, इट इज़ द अमाउंट पेबल बाय द फर्म, यानी कि आपने किसी से भी उधार लिया, राइट, आपने किसी से भी उधार लिया है तो आपको उसको चुकाना तो पड़ेगा यार। आपने बैंक से लिया है, आपको उसको कभी ना कभी तो उसको चुकाना ही पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो यार ये जो होता है, ये आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। आपने SBI से एक लोन लिया है फॉर 5 ईयर्स, आपने 50,000 का लोन लिया, तो आपके ऊपर क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। कितने की, 50,000 की। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलूँगा, उसमें लिख दूंगा लोन फ्रॉम SBI 50,000, ठीक है। ये होता है। अब बात आ जाती है कि लाइबिलिटीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं यार। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो आप अपने रिश्तेदार से लोगे, तो रिश्तेदारों से लोगे तो यार इंटरनल लाइबिलिटीज़, और बैंक से लोगे, बाहर से लोगे तो उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, सिंपल। और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 2 तरीके की लाइबिलिटीज़ होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वो था ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यानी कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं। अब आप समझ गए होंगे, लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 1 ईयर, और मोर देन 1 ईयर यानी कि आपने अगर लोन लिया है 5 साल के लिए, तो दैट इज़ नॉन करेंट लाइबिलिटी। और करेंट लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि जो 1 साल से कम के लिए जो आपने लाइबिलिटी ली है। यानी कि अगर 1 साल से कम का लोन लिया है, ठीक है, 6 महीने का लोन ले लिया, आपने किसी रिलेटिव के पास गए, 6 महीने के लिए पैसे ले लिए, तो मैं उसको बोलूँगा क्या, करेंट लाइबिलिटीज़। अब यार आपका एक और होमवर्क है यार। आपका होमवर्क क्या है कि आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के 2 एग्जाम्पल और करेंट लाइबिलिटीज़ के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो ये आपका तीसरा होमवर्क, ठीक है। अब यार अपने जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वीडियो को पॉज कर देना ज़्यादा अगर हो गया हो तो, वरना आराम से इसको देखते जाओ, ठीक है। फ्लो में आराम से देखते जाओ। देखो यार, आपने क्या किया, एक पेन बनाया है, कितने का, 50 रुपीज़ का। आपने 50 रुपीज़ का एक पेन बनाया, ठीक है। आपने जब उसको सेल आउट किया तो वह कितने का बिका, 100 रुपये का। 100 रुपीज़ का आपने उसको सेल आउट कर दिया। तो यार अब आपके पास कितना पैसा बचा, 50 रुपीज़ बचा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू।
ये जो 50 रुपीज़ है जिसको आपने लगाया था, इतना पैसा आपने लगाया था, इतने का बनाया था, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस। और ये जो आपका नेट फिगर आया है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जितना मिला उससे जो आपने माइनस कर दिया एक्सपेंस, तो इसको या तो हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट या तो हम इसको बोलेंगे इनकम, यानी कि हमारी इनकम है। और ये जो है ये आपकी कोर एक्टिविटी है, इसका मतलब भी समझते हैं। तो इसको मतलब समझ में आया। समझ लो एक और एग्जांपल लिया, आपने एक 50,000 का कंप्यूटर बनाया, 50,000 का यार आपने जल्दी से एक कंप्यूटर बना दिया, आपने उसको 1 लाख में सेल किया, आपके पास प्रॉफिट कितना आया, 50,000 आया। ये बहुत इजी चीज़ है। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू, ये आ गया आपका एक्सपेंस, और ये क्या आ गया आपका इनकम। बात समझ में आ गई, ये चीज़ होती है। तो एक्सपेंस क्या होता है, जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो उस चीज़ को बनाने में। इनकम क्या होती है, जब आपको टोटल रेवेन्यू मिला उससे आपने अपने खर्चों को अलग किया तो उसको मैं बोलूँगा मेरी इनकम है। और ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो रेवेन्यू होता है वो टोटल इनकम होती है। और ये सब जो होता है हमारी कोर एक्टिविटीज़ से आता है। किससे आता है, कोर एक्टिविटीज़। कोर एक्टिविटीज़ यानी कि अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है तो अगर फर्नीचर से जितना प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ कोर एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट कहीं और से आ रहा है, यानी कि अगर मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको तो मैं इनकम बोल दूंगा। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पर फर्नीचर की शॉप है लेकिन मेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी शॉप के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी को वो पसंद आ गई यार, तो वो पसंद आ गई तो मैंने उसको वो चीज़ सेल कर दी। ठीक है, तो उस कस्टमर को मैंने सेल कर दी कितने में, 50,000 में। तो मैं उसको इनकम में ऐड नहीं करूँगा, मैं उसको गेन में ऐड करूँगा। किसमें, गेन में, क्योंकि वो नॉन कोर एक्टिविटीज़ से आई है, वो मेन एक्टिविटी से नहीं आई है। वो ऐसे ही था कि मेरे बिजनेस शॉप के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी को पसंद आ गई, मैंने बेच दी और वो पैसा लाके मैंने बिजनेस में रख दिया, तो वो मैं कहूँगा कि वो गेन है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक शॉप है, आपने एसी की एक शॉप है और वहाँ पर एक टेलीविज़न लगा हुआ था। एक कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला कि यार ठीक है तुम्हारी एसी की शॉप है लेकिन मुझे टेलीविज़न बहुत पसंद आया, ये जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। आपने मना किया लेकिन तब भी रिश्तेदार था तो आपने उसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो अब जो भी पैसा आया आपने उसको बिजनेस में रख दिया वहाँ पर। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये आपका गेन है। उसकी बजाय अगर वो इंसान एसी खरीद के जाता और उससे कुछ प्रॉफिट होता तो वो आप कहते कि यस दिस इज़ माई इनकम। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। चलो ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यार इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो अपना जो 4th क्वेश्चन आता है कि एसेट और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ ज़रूर देखना। चलो एक बार गुड्स और पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं फिजिकल आइटम्स जो कि परचेज करते हैं हम फॉर द सेल, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। यानी कि अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो आप क्या करोगे, सारा फर्नीचर खरीदोगे कहीं से या फिर खुद मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसको सेल आउट कर दोगे। सिंपल सी बात है। तो उसको सेल करने के लिए आप रखे हो तो आपका गुड्स है। तो अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है तो आपका गुड क्या हो गया, सारी फर्नीचर, टेबल, चेयर। अगर आपकी समझ लो क्लोथ्स की दुकान है तो आपका क्या हो गया, जितने भी क्लोथ्स हैं, शर्ट, जीन्स हो गए, टाई हो गई, ये सब क्या हो गया, आपका गुड्स हो गया। ठीक है, अब आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है जो भी गुड्स हमारे सेल नहीं हुए। यानी कि यार मैं कंप्यूटर लेके आया था, 5 कंप्यूटर्स लाया अपनी शॉप पे बेचने के लिए, तो उसमें से क्या हुआ कि एक ही बिका और बाकी 4 नहीं बिके मेरे एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हम इसको ईयरली बेसिस पे काउंट करते हैं। तो अगर मैं 4-5 कंप्यूटर लेके आया, मैंने पूरे साल में 1 कंप्यूटर बेचा, 4 कंप्यूटर नहीं बेच पाया, तो वो जो 4 कंप्यूटर्स हैं वो मेरा स्टॉक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब स्टॉक को भी हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो होता है एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब मैं 1 अप्रैल 2019 को जो मेरा स्टॉक था, अब देखो स्टॉक को भी मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसकी वैल्यू पर। यानी कि अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं जो कि मेरे पास रखे हुए थे एज अ स्टॉक, तो जो 4 कंप्यूटर्स है उसकी वैल्यू मैं करूँगा। समझ लो चारों कंप्यूटर्स जो हैं वो 80,000 के हैं, यानी कि पर कंप्यूटर अगर 20,000 का भी लेते हो तो 4 को मिलाकर 80,000 हो गया यार। सिंपल सी बात है। तो वो मेरा क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक। मैंने पूरे साल में समझ लो उस 4 कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर बेच दिए, यानी कि 40,000 का माल बेच दिया मैंने। अब मेरे पास क्लोजिंग में यानी कि एट द एंड 31 मार्च 2020 को मेरे पास 2 कंप्यूटर बचे, यानी कि मेरे पास कितना बचा, 20,000 की स्टॉक बचा। तो मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिख दूंगा कि मेरे पास 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है।
तो चलो यार, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों, आपकी कोई भी सजेशंस हों, फीडबैक हो, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बताइए। और आपको जो भी आंसर्स चाहिए हो, जो भी फर्दर अपडेट्स चाहिए हो, उसके लिए आप मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चले यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यार मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।